अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन है और 75 में से केवल मुझे जो करने होते हैं वो केवल 25 करने हैं, 50 क्वेश्चन नहीं करने हैं मुझे। तो यहाँ एक सबसे बड़ा जो पहलू है बात का, एक तो नंबर है 100 और चॉइस है बहुत बड़ी। तो अब जब तुम चॉइस बनाओगे तो चॉइस कैसे बनाओगे? पूरा क्वेश्चन पढ़ करके चॉइस बनाओगे या फिर क्वेश्चन को हल्का फुल्का देख करके अपनी चॉइस तैयार करोगे? सपोज करो कि मार्केट में 4 नई मूवीज आई हैं और तुम्हें वो मूवी देखनी है, कोई सी एक मूवी देखना है तुम्हें और तुम वो देखना चाहते हो जो तुम्हें अच्छी लगे। तो तुम कैसे डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सी मूवी देखनी है कौन सी नहीं देखनी? पूरी पिक्चर देख करके तब डिसाइड करते हो कि भाई ये पिक्चर मुझे देखनी है या नहीं देखनी, या फिर तुम उसका ट्रेलर देख करके डिसाइड करते हो? पिक्चर तो होती है 2 घंटे की, ट्रेलर होता है 2 मिनट का। तो अब इसी पैरामीटर को इस क्वेश्चन पे फिट कर दो सी में। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ने में जहां आपको लगते 3 मिनट, आप उसे मात्र 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में ऊपर से नीचे तक देखो, उसमें वर्ड पकड़ो जैसे डीएनए, आरएनए, इस तरह के वर्ड पकड़ो, ये ऐसे वर्ड जो तुम जानते हो, जो तुम्हारी तैयारी में आए थे पहले, और उसके बेस पर डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन किस फील्ड का होगा और इस क्वेश्चन को तुम पढ़ना चाहोगे या नहीं। तो 75 क्वेश्चन में जो पहली चॉइस हम बनाते हैं वो तो इस बात की चॉइस बनाते हैं कि वो क्वेश्चन हम करना चाहते भी हैं या नहीं। तो जिसे हम लोग पिक करेंगे उसे पढ़ेंगे और पढ़ के देखेंगे कि हम उसे कर सकते हैं या नहीं। जिसे पिक किया है उसे करना ही पड़ेगा, ये कोई शर्त नहीं है। बट आप कभी भी 75 क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ते एग्जाम में। टाइम ही कितना है यार, हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा थोड़ी है कि हम इतना तेज पढ़ सकें। और मत बोलो सभी जगह नेगेटिव मार्किंग भी है, सेक्शन ए बी सी तीनों जगह। तो आप वो क्वेश्चन करना चाहते हो जब चॉइस इतनी ज़्यादा अच्छी अवेलेबल है, तो 25 से 25 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चॉइस बहुत समझदारी से बनाओ, डर करके नहीं। डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बहादुर होकर करो, क्वेश्चन छोटे पकड़ो, क्वेश्चन ऐसे पकड़ो जिसमें कैलकुलेशन ना हो, क्वेश्चन ऐसे पकड़ो जिसमें ग्राफ्स हो या प्लस माइनस वाली कहानी हो, तब आप समझ पाओगे कि मज़ा क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट फिर भी ये क्वेश्चन पिक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहली बात क्वेश्चन के अंदर जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है अगर आप देखो तो इस पैराग्राफ में मुझे कहीं कोई नंबर्स दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। मोटे वर्ड्स हैं, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडेशन की स्टोरी है कुछ ना कुछ। नीचे दे रखा है इन्होंने क्रोमोसोम्स, एंजाइम दे रखी हैं, सेल लाइन दे रखी है। तो शायद ये किस सेल के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है और वो एंजाइम किस क्रोमोसोम की वजह से, वो ये बात कर रखी है। और फिर आगे हम ऑप्शन में उन्होंने क्रोमोसोम दे रखे हैं। तो इतना देख के हमें मालूम पड़ गया कि ये इस क्वेश्चन में प्रोबेबली क्रोमोसोम को एंजाइम के साथ लिंक करना चाहते हैं कि कौन से क्रोमोसोम पर कौन सा एंजाइम है। पढ़ भी लेते हैं। सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू असाइन अ जीन टू अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम लोग जीन को असाइन करना चाहते हैं क्रोमोसोम के साथ कि ये जीन किस क्रोमोसोम पर है। जब इन्होंने 2 सेल लाइन ली, 2 डिफरेंट स्पेशीज को फ्यूज किया गया तो उससे एक हेट्रोकैरियोन बना। हेट्रोकैरियोन हम लोग हमेशा उन सेल्स के फ्यूजन्स को बोलते हैं जिसमें 2 अलग अलग स्पेशीज के न्यूक्लियस हो, विच टेंड टू लूज क्रोमोसोम्स एज दे डिवाइड। ये सेल्स जब भी कभी डिवाइड करना शुरू करेंगे तो एक स्पेशल क्रोमोसोम गायब होते आते हैं। अ पैनल ऑफ सेल्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम माउस मंकी सोमेटिक सेल फ्यूजन। एक उन्होंने इस तरह की मल्टीपल सेल तैयार कर ली माउस और मंकी की फ्यूज करा करके, और हर लाइन को एग्जामिन किया गया मंकी क्रोमोसोम्स के लिए। अब इसमें क्या है कि मंकी क्रोमोसोम दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक, और जो उन्होंने एंजाइम दे रखे हैं वो दे रखे हैं एंजाइम के लिए सेल्स, सेल लाइन्स। जो सेल लाइन नंबर ए है उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, लेकिन 6 और 8 क्रोमोसोम उसके अंदर नहीं है, वो गायब हो गए। एंजाइम है इसके अंदर। अब ये सोच के देखो, सपोज तुम्हारे कमरे में तुम्हारी मेज के ऊपर 100 रुपये रखे हुए थे, तुम नहाने के लिए गए, बाहर आए तो 100 रुपये गायब। कहाँ गए? तुम्हारे कमरे में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। हाँ, तुम्हारा रूममेट तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने आप एक थ्योरी करना शुरू कर देते हो, क्योंकि इस कमरे में वो नोट और तुम्हारा दोस्त केवल वो थे, तो इसका मतलब तुम्हारे दोस्त ने वो 100 का नोट लिया होगा। ठीक है, अब तुम्हें थ्योरी कंफर्म करनी है अगर, तो तुम एक 100 का नोट और निकाल कर रखो और अपने दोस्त को बाहर भेज के ताला लगा दो। अब प्रैक्टिकली अगर वाकई में मतलब अपनी रूटीन लाइफ में मत जाना। रूटीन लाइफ में हो सकता है वो 100 रुपये लेने के बाद में उसका मन ना करे अगला 100 का नोट लेने का, बट एज्यूम कर लो कि वो 100 का नोट उठाने के लिए बना हुआ है बंदा।
तो अगर वाकई में तुम्हारा दोस्त जिम्मेदार था उस 100 रुपये को उठाने के लिए और दोबारा तुमने 100 रुपये रखे और तुम अपने दोस्त को बाहर निकाल दो कमरे से, कमरे को लॉक कर दो, फिर बाथरूम में जाओ, तो फिर जब बाथरूम से बाहर निकल के आओ तो तुम्हें 100 का नोट तुम्हारी मेज पे मिलना चाहिए। तुम बाहर आए, देखा 100 का नोट गायब है। अब क्योंकि तुम्हारा दोस्त कमरे के अंदर नहीं था और फिर भी 100 का नोट गायब है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ योर मनी। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर कहीं पर किन्हीं सेल्स में ऐसा जिनमें एंजाइम बन रहा है और उनमें कोई ऐसा क्रोमोसोम है जो उन सेल्स में नहीं है जिन सेल में एंजाइम नहीं बनता, तो आप कह सकते हो कि भाई वो एंजाइम बनाने वाली जीन उस क्रोमोसोम पर है। मतलब जब जब वो क्रोमोसोम हो एंजाइम बनना चाहिए, और जब जब वो क्रोमोसोम ना हो एंजाइम नहीं बनना चाहिए। या दूसरे तरीके से बोलूं, जब जब एंजाइम बने तो ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम सेल के अंदर होना चाहिए, जब जब एंजाइम नहीं बनता तो ये वाला क्रोमोसोम नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ए, बी, डी और एफ ये वो सेल्स हैं जिनमें एंजाइम बनता है। तब इनमें क्रोमोसोम ऐसा चेक करो जो केवल इन ए, बी, डी और एफ में तो हो, सी और ई में ना हो। तो क्रोमोसोम नंबर 1 को देखो, तो ये ए में है, बी में नहीं है, भूल जाओ। क्रोमोसोम नंबर 2 ए में है, बी में है, लेकिन ये सी में भी है, सी में एंजाइम नहीं बनता, भूल जाओ। क्रोमोसोम नंबर 3 ये ए में है, बी में है, सी में नहीं है, वहाँ एंजाइम भी नहीं है। डी में है, एंजाइम है डी में, ई में नहीं है, एंजाइम नहीं है, और एफ में भी नहीं है, तो भूल जाओ इसे भी, फिर यहाँ होना चाहिए था उसको। क्रोमोसोम नंबर 4 बी में नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे हम इसे। 5 क्रोमोसोम नंबर 5 ए में है, बी में है, एंजाइम भी बनता है, सी में नहीं है और सी में एंजाइम भी नहीं बनता, डी में नहीं है लेकिन एंजाइम बनता है, तो फिर क्रोमोसोम नंबर 5 भी वो नहीं है। क्रोमोसोम नंबर 6 ए में एंजाइम है बट वो नहीं है। क्रोमोसोम नंबर 7 जो है मेरा ए में है, बी में है, सी में नहीं है और एंजाइम भी नहीं है, डी में है, एंजाइम है। ई वाली सेल्स के अंदर मेरा क्रोमोसोम गायब है और एंजाइम भी गायब है, और लास्ट में मेरे पास क्रोमोसोम है और एंजाइम भी है। तो जब जब ये क्रोमोसोम है तब तब मुझे एंजाइम मिल रहा है, तो भाई सीधी बात है क्रोमोसोम नंबर 7 तो हो गया हमारा फिट। क्रोमोसोम नंबर 8 एंजाइम था लेकिन नहीं था ए में। क्रोमोसोम नंबर 9 सी में एंजाइम नहीं है लेकिन ये वहाँ है। क्रोमोसोम नंबर 10 ऐसी स्टोरी के साथ भी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर हम मतलब इतना आराम से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो बहुत एक्यूरेटली इसका आंसर निकाल लेंगे। आंसर करते हुए कभी अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करो। हाथ से लिखो, हाथ से चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करो, और उसके साथ साथ दिमाग चलाओ। दिमाग में डाटा को रखो मत, जो भी दिमाग में डाटा है डाटा को कागज़ पर उतार लाओ, तो एक्यूरेट आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो इस सारी कहानी की जो समरी है वो ये है कि अगर आपको नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने के लिए एक तो मैं ये बोलूँगा कि फॉर्म भरते हुए इंग्लिश प्लस हिंदी भरो, या सॉरी वो जो हिंदी वाला आता है वो भरो, तो क्योंकि हिंदी वाले में जो बुकलेट आती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। कभी कभी वो हेल्प कर जाता है। इंग्लिश में अगर मुझे कुछ लाइन समझ में नहीं आए तो मैं हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ लूँगा। अगर मैंने केवल इंग्लिश ऑप्ट किया है तो केवल इंग्लिश का ही पेपर आता है। दूसरी बात यह है कि मुझे 13 यूनिट पूरी नहीं पढ़नी चाहिए कंप्लीट। नॉलेज आप अपनी एमएससी में बढ़ा लो, नॉलेज आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बढ़ा लो, लेकिन फिलहाल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। पहले काम है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और तो उसके लिए सेलेक्टिव स्टडी करो। कभी भी 145 क्वेश्चन के लिए तैयारी मत करो। क्वेश्चन आप 75 करना चाहते हो तो आप 80 के लिए तैयारी कर लो या 90 के लिए तैयारी कर लो, बट 145 मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो। केवल उन टॉपिक्स को पढ़ो जो एग्ज़ाम के लिए सबसे प्रोबेबल है, और उन टॉपिक्स में से केवल उतना पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम के टाइम पर अपनी चॉइस को स्मार्ट बनाओ, क्वेश्चन को जल्दी से पिक करना सीखो। 3 घंटे के एग्ज़ाम में शुरुआत के 15 मिनट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से 100 क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हो। क्योंकि 100 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप जो चॉइसेस में ना कर पाओ कुछ एक, तो आप अपना काम कर सको। किसी क्वेश्चन पे लंबी देर तक मत अटको, और किसी क्वेश्चन के साथ अपनी ईगो मत लड़ाओ। ये मत सोचो कि यार ये हम करके आए हैं और ये क्वेश्चन तो करके रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कभी आपने पेडिग्री पढ़ा हो आपने 10 दिन लगातार, और आपको लगता है कि बस पेडिग्री तो आप कर ही लोगे, और फिर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया कि आप नहीं कर पा रहे उसको, तो उसे इज्जत पे लेके मत जाओ अपनी, छोड़ो आगे बढ़ो। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं गए थे और वो क्वेश्चन इतने सिंपल लिखे हुए कि आप उसे कर सकते हो। तो दिमाग को ओपन रखो अपना, शेर बन के काम करो। छोटे क्वेश्चन, कम कैलकुलेशंस या बिना कैलकुलेशंस, और फास्ट। आई होप
अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप भी मेरी तरह मल्टीपल टाइम नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। मैं इन एग्ज़ाम्स को काफ़ी बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूँ तो मैं किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या गाइडेंस चाहिए। इंडीड इस तरह के और वीडियोस मैं पोस्ट करूँगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चनों को करके सॉल्व कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, ट्रिक्स कुछ एक। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लस इन वीडियोस को साथ में शेयर कीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। और कोई सजेशंस हों तो मुझे मेल पर लिख सकते हैं saplingeduTech@gmail.com, या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी जो भी आपके सजेशंस हैं वो डाल सकते हैं। थैंक यू।